हे गाइस, गुड इवनिंग, नमस्कार, सुसंध्या। कैसे हैं आप सब लोग? एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत हमारे विजय बैच में, जहां हम लोग जुलाई 21 एग्जामिनेशन के लिए ले रहे हैं इस वक्त के अंदर रिवीजन और लॉ एंड ऑडिट दोनों का ही। इस वक्त हम लोग लॉ पर हमारी बात को स्टार्ट कर चुके हैं। कल हम लोगों ने नए स्टडी मटेरियल से ऑडिट एंड ऑडिटर वाले चैप्टर के सारे एग्जाम्पल्स और क्वेश्चंस के ऊपर बात कर ली है, और आज हम लोग बच्चों एकदम स्टार्टिंग से स्टार्ट करने वाले हैं। यानी कि आपका सबसे पहला चैप्टर जो है, जो प्रिलिमिनरी वाला चैप्टर है, जो बात करता है बहुत सारी डेफिनेशंस पर, ठीक है। और कई सारी डेफिनेशन इनमें से ऐसी हैं जो एग्जाम के पर्पस से मुझे लगता है कि बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो उन्हीं डेफिनेशंस के ऊपर आज के इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं। तो पूरा एंड तक वीडियो आप लोगों को जरूर 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 से देख लेना है, ताकि आप लोगों की तैयारी जो है वो बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से हो जाए। चलिए जी, तो स्टार्ट करते हैं बच्चे लोगों। पहला इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो मैं आप लोगों के लिए लेने वाला हूं वो यहां पर है, और वो डेफिनेशन है हमारे पास में एसोसिएट कंपनी का, यानी जहां सेक्शन काम करता है 2, क्लॉज काम करता है 6। एसोसिएट कंपनी इन रिलेशन टू अनदर कंपनी मीन्स अ कंपनी इन विच, यानी एक ऐसी कंपनी एसोसिएट कंपनी कहलाएगी इन विच दैट अदर कंपनी हैज अ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, जिसमें किसी दूसरी कंपनी का सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस हो, बट विच इज नॉट अ सब्सिडरी कंपनी ऑफ द कंपनी। लेकिन ये वाली कंपनी जिसमें किसी का सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, वो उस दूसरी वाली कंपनी की सब्सिडरी कंपनी नहीं होनी चाहिए, बराबर से। और इसमें हमने इंक्लूड किया है जॉइंट वेंचर कंपनी को भी, बराबर से। तो बच्चे लोगों, बहुत सीधी सी बात है। सपोज करो हमारे पास में कंपनी है ए लिमिटेड, और अगर ए लिमिटेड में बी लिमिटेड का सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, तो ए लिमिटेड इज कॉल्ड एसोसिएट कंपनी ऑफ बी लिमिटेड, ऐसा हम कह सकते हैं, बराबर से। अब बच्चे लोगों, सवाल खड़ा हुआ कि सर एक्सप्लेनेशन दीजिए सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का मीनिंग। तो यहां आपको देके रखा है सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का मतलब कंट्रोल ऑफ एटलीस्ट 20% ऑफ द टोटल वोटिंग पावर। यानी जो हमारी एसोसिएट कंपनी है, जो ए लिमिटेड है, इसके टोटल वोटिंग पावर पर अगर बी लिमिटेड का 20%, एटलीस्ट 20% या ज्यादा, लेकिन आप लोग जानते हो 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर 50 से ऊपर या एटलीस्ट 51 हो गया तो फिर इनके बीच में होल्डिंग और सब्सिडी का रिलेशन क्रिएट हो जाएगा, बराबर से। तो एटलीस्ट 20%, मैक्सिमम से मैक्सिमम 50% या लेस देन 51% हो सकता है। और कंट्रोल ऑन द पार्टिसिपेशन इन बिजनेस डिसीजन अंडर एन एग्रीमेंट। बच्चों समझिए, अब हम लोग आगे जाकर के इसी चैप्टर के अंदर कंट्रोल का डेफिनेशन भी डिस्कस करने वाले हैं, साथ में हम लोग टोटल वोटिंग पावर का डेफिनेशन भी बच्चों यहां पे डिस्कस करने वाले हैं, बराबर समझे आप लोग मेरी बात को। तो नॉर्मली हम लोग मानते हैं कि टोटल वोटिंग पावर का मतलब क्या है, कि अगर किसी कंपनी में पोलिंग से वोट हो रहे हैं ना, तो जहां जिस पर्सन को जितने वोट देने का राइट मिलेगा, इट्स कॉल्ड सिंपली टोटल वोटिंग पावर, बराबर से। तो अगर उसके एटलीस्ट 20% पर किसी कंपनी ने कंट्रोल कर लिया है, तो वो कंपनी, बराबर से, वो हमारी कंपनी जिसने 20% कंट्रोल कर लिया, उसके लिए वो दूसरी कंपनी एसोसिएट कंपनी कहलाएगी। ये आप लोग को ध्यान में रखना है, पहला रास्ता है। दूसरा रास्ता है बच्चों पार्टिसिपेशन इन द बिजनेस डिसीजन, कंट्रोल ऑफ पार्टिसिपेशन। आपको याद हो तो हम होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनी में भी ऐसे ही पॉइंट पढ़ते हैं, जहां किसी एग्रीमेंट के थ्रू, मतलब ए लिमिटेड और बी लिमिटेड ने आपस में कोई एग्रीमेंट कर लिया है, और उस एग्रीमेंट के थ्रू बी लिमिटेड ए लिमिटेड के बिजनेस डिसीजन पर बच्चों कंट्रोल करती है ना। हो सकता है बी लिमिटेड ने एक बड़ा लोन प्रोवाइड किया ए लिमिटेड को, और बदले में वो उनके डिसीजन मेकिंग पर एक सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस रखती है, तो भी यहाँ पे एसोसिएट कंपनी का रिलेशन हमारा क्रिएट हो सकता है, बराबर से। द एक्सप्रेशन जॉइंट वेंचर मीन्स अ जॉइंट अरेंजमेंट whereby the parties that have joint control of the arrangement have right to net assets of the arrangement। बच्चों समझिएगा, इसमें जॉइंट वेंचर भी हो सकती है। जैसे हमारी इंडिया में है विस्तारा एयरलाइंस, बच्चों समझना, जैसे इंडिया में विस्तारा एयरलाइंस है। अब विस्तारा एयरलाइंस एक्चुअल में एक जॉइंट वेंचर कंपनी है। अब ये सर किसका जॉइंट वेंचर है? बच्चों विस्तारा जॉइंट वेंचर है टाटा ग्रुप का और सिंगापुर एयरलाइंस का, बराबर से। तो टाटा ग्रुप और सिंगापुर एयरलाइंस ने नेट एसेट के अंदर अपना कंट्रीब्यूशन डाला,
उसको अरेंज किया और एक एयरलाइंस यहाँ पे स्टार्ट कर दिया जिसका नाम हमने दिया विस्तारा एयरलाइंस, बराबर। तो विस्तारा एयरलाइंस जॉइंट वेंचर की तरह से काम कर रही है और जो दो कंपनीज का एक मिक्स प्रोडक्ट आप लोग बोल सकते हैं, मिक्स कंपनी दोनों ने मिलकर बनाई है। और वो दो कंपनियां कौन सी है बच्चे लोगों? एक हो गई हमारी सिंगापुर एयरलाइंस और एक हमारा हो गया टाटा ग्रुप, बराबर से। तो एसोसिएट कंपनी का डेफिनेशन में जॉइंट वेंचर भी इंक्लूड है, क्योंकि यहाँ पे विस्तारा पर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस जो है वो टाटा और सिंगापुर एयरलाइंस का रहेगा, तो वो इनकी एसोसिएट कंपनी कहलाएगी, आपको ध्यान में रखना है। क्लियर बेटा? बिल्कुल सही, एकदम सिंपल। आगे बढ़ जाओ। आगे लिखा है बच्चों, वाइड सर्कुलर डेटेड 25 ऑफ जून 2014। ये क्लियर किया गया कि अगर कोई शेयर हेल्ड किए बाय अ कंपनी इन अनदर कंपनी इन अ फिड्यूशियरी कैपेसिटी। अब बच्चों फिड्यूशियरी कैपेसिटी का मतलब होता है प्रॉफिट अर्न करने के पर्पस से नहीं, कंट्रोल करने के पर्पस से नहीं, किसी और के बिहाफ पर इन अ ट्रस्ट हु होल्ड अ लीगल और एथिकल रिलेशनशिप ऑफ ट्रस्ट विद वन और मोर पार्टीज, है ना भाई। आप किसी पार्टी के बिहाफ पर वो शेयर्स हेल्ड कर रहे हो, और इसके लिए मैं आपको जरूर बोलूंगा कि आपको सेक्शन नंबर 89 और 90 के बारे में पता होना चाहिए बच्चों, जो बात करते हैं बेनिफिशियल ओनरशिप की, जहां पे एक पर्सन दूसरे के ट्रस्ट पर शेयर को हेल्ड कर सकता है, बराबर। तो अगर इस कंपनी ने शेयर हेल्ड तो किए, 20% से ज्यादा के वोटिंग राइट पर कंट्रोल भी किया है, लेकिन ये कंट्रोल बच्चों कोई प्रॉफिटेबल या कंट्रोल पर्पस से नहीं है, है ना। आपने किसी के बिहाफ पर ये शेयर हेल्ड करके रखे हुए हैं, कोई पर्सन है उसके बिहाफ पे आपने शेयर हेल्ड करके रखे, आपके खुद के कोई भी इंटेंशन से आपने शेयर वो नहीं हेल्ड किए हैं, तो यहाँ पे ये रिलेशन बनने वाला नहीं है, बराबर से। टिपिकली अ फिड्यूशियरी प्रूडेंटली टेक्स केयर ऑफ मनी और अदर एसेट ऑफ अनदर पर्सन। आपको मैंने बोल ही दिया कि फिड्यूशियरी का मतलब होता है कि किसी और के शेयर से जिनको आप सिर्फ यहाँ पे लुक आफ्टर करने का काम कर रहे हो, वो किसी और का एसेट है, बराबर। तो बहुत सीधा सीधा सा हो गया, शैल नॉट बी काउंटेड फॉर द पर्पस ऑफ डिटरमाइनिंग द रिलेशनशिप ऑफ एसोसिएट कंपनी। तो ये एसोसिएट कंपनी का डेफिनेशन में आने वाला नहीं है, बराबर। बात समझ गए? बहुत सीधा सीधा सा बात है, एकदम है। तो यहाँ पे फिड्यूशियरी रिलेशनशिप है, जहां किसी और के बिहाफ पे सीधा सीधा सा कंपनी कह रही है भाई तू प्यार है किसी और का, तुझे चाहता कोई और है। तो जब कोई और चाहता है तो वो प्यार है किसी और का, वो शेयर से किसी और के, तो आपका रिलेशन इधर कैसे बन सकता है भाई? ये अपने को ध्यान में रखना है। बहुत सिंपल सी बात हो गई। और एक बात आपको और बढ़िया इन्होंने कह दी कि देखो भाई अकाउंटेंसी को यहां से अलग रखो थोड़ा। स्टूडेंट मतलब आप लोग मे प्लीज नोट दैट the definition of associate company as defined under AS 23 और in AS 28, बराबर, वहां जो डेफिनेशन एसोसिएट कंपनी का दे रखा है वहां से हमारा ये डेफिनेशन जो है वो बिल्कुल अलग है। इज साइलेंटली बहुत स्लाइटली डिफरेंट, हमने बोला थोड़ा अलग है भाई, स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम द अबव डेफिनेशन एज गिवन अंडर द कंपनीज एक्ट। तो जब भी पढ़ो तो ध्यान में रखना, आपको क्लियर बोल दिया वो डेफिनेशन थोड़ा सा अलग है, अभी आपके कोर्स में है कि नहीं चेक करना। और ये हमारा डेफिनेशन थोड़ा अलग जाएगा, ये आप लोग को ध्यान में रखना चाहिए, बराबर से बच्चों, समझ गए? तो ये एसोसिएट कंपनी का हमारा डेफिनेशन है जो आप लोग को ध्यान में रखना चाहिए। चलिए जी, मैं डेफिनेशन को आगे बढ़ाता हूं बच्चों। आज देखते हैं हम कितनी डेफिनेशन को कर पाते हैं। अगला डेफिनेशन बच्चों एक बहुत सिंपल सा डेफिनेशन है, लेकिन आप लोग को मजा आएगा। एक सिंपल डेफिनेशन में यहाँ पे एक क्या, चलो आपके लिए दो डेफिनेशन उठा लेते हैं। ये रही बच्चों दो डेफिनेशन 12 एंड 13। ये कहाँ पढ़ते हो आप? मजेदार बात बताओ, ये दोनों डेफिनेशन आप लोग पढ़ते हो सेक्शन नंबर 128 में, जो अकाउंट्स बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ कंपनीज की बात करता है, बराबर। अकाउंट्स वाला अपना चैप्टर है ना 128 से 138 सॉरी, वहां पे बुक एंड पेपर या बुक और पेपर बच्चों एंड और कुछ भी लगा हुआ हो, उसका मतलब होता है उसमें आपकी जो भी कंपनी की बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, बराबर से, कंपनी का जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स है वो उसमें कवर है। डीड अगर कोई बने, सर ये तो कंपनी है सर, डीड कैसे बनेगा? अरे भाई पार्टनरशिप भी तो कर सकती है कंपनी किसी के साथ, पार्टनरशिप डीड हो सकती है, कोई सेल डीड हो सकती है, कोई एसेट का डीड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है भाई, टेंशन क्यों ले रहे? कोई वाउचर्स है, कोई रिटर्न चीजें हैं, कोई डॉक्यूमेंट्स हैं, मीटिंग के मिनट्स हैं, और जो भी रजिस्टर मेंटेन करते हो, इतने सारे रजिस्टर मेंटेन करते हो ना तुम लोग, बराबर। सेक्शन नंबर 88, 94 खूब होते हैं। ऑन पेपर और इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, उन सबको बच्चों बुक एंड पेपर की डेफिनेशन में इंक्लूड किया गया है। वैसे ही एक डेफिनेशन है बुक्स ऑफ अकाउंट्स की, बहुत आसान है ये तो। बुक्स ऑफ अकाउंट्स में पैसा आया पैसा गया के जो भी रिकॉर्ड्स है, बोले तो रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर, जितने भी सेल और परचेज है बच्चों, ये आसान डेफिनेशन है, थोड़ी सी फास्ट लूंगा। सेल परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, एसेट्स एंड लायबिलिटीज का जो रिकॉर्ड होता है,
और अगर आप सेक्शन 148 में कवर है जहां पे कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पड़ते हैं, तो जो कॉस्ट के आइटम आपने बनाए वो सब बुक्स ऑफ अकाउंट्स का डेफिनेशन के अंदर कवर रहेंगे। ये वही 148 की बात की है बच्चों, तो ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स का छोटा सा हमारा डेफिनेशन है जो आप लोग को ध्यान में रखना है, बराबर से। तो मेरे ख्याल से इस डेफिनेशन के अंदर भी कोई दिक्कत नहीं है, एकदम आसान सी डेफिनेशन है। चलिए जी, नेक्स्ट पॉइंट आप लोग को मैं पढ़ाता हूं। आइए जी आइए, अगला पॉइंट जो मुझे आप लोगों के लिए खास एकदम लेना है वो है बच्चों, ये रही डेफिनेशन। हाँ जी, ये देखिए, ये डेफिनेशन बहुत काम की है। अक्सर ये वर्ड आपने पढ़ा, अभी अपने एक वर्ड पढ़ा था कंट्रोल। तो सवाल है कि नहीं कंट्रोल क्या चीज है। अभी अपने पढ़ा कि भाई अगर कोई कंट्रोल उनका है उसके ऊपर, एक कंपनी का दूसरी कंपनी के ऊपर, तो कंट्रोल वर्ड बहुत बार यूज में आता है। आइए देखते हैं इस वर्ड का मीनिंग क्या निकल करके आने वाला है। सेक्शन हमारा काम कर रहा है, 2 क्लॉज काम कर रहा है, 27। ध्यान से मेरे साथ में देखिएगा, डेफिनेशन पर क्वेश्चन बन सकते हैं, तो बहुत ध्यान से पढ़ के समझ करके जाओ। कंट्रोल शैल इंक्लूड, अच्छा सर, इंक्लूड द राइट टू अपॉइंट मेजॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर। पहला पॉइंट बच्चों, आपको याद हो तो जब आप होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनीज पढ़ते हो तो उसके अंदर भी ये सेम पॉइंट आता है कि व्हेन वन कंपनी हैव कंट्रोल ऑन द अदर कंपनीज, कंट्रोल ऑन द अपॉइंटमेंट ऑफ या कंट्रोल ऑन द बीओडीज ऑफ अदर कंपनी। तो कंट्रोल वर्ड का मतलब यही था कि जहां मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट करने का पावर आपके पास में आ गया। हमारी कंपनी में सर 7 डायरेक्टर्स हैं, 7 में से 4 और मोर डायरेक्टर्स को अपॉइंट करने का पावर अगर आपके पास में है तो मतलब आप कंट्रोल रखते हो। तो कंट्रोल में राइट टू अपॉइंट मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर, और लगाया बच्चों, यहां पे देखिएगा इन्होंने यहां वर्ड लगाया और, टू कंट्रोल द मैनेजमेंट और पॉलिसी डिसीजन। ठीक है भाई, कंट्रोल में इंक्लूड है राइट टू अपॉइंट मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर, और क्या इंक्लूड है भाई, राइट टू कंट्रोल द मैनेजमेंट। बच्चों देखो, ये अब द राइट टू से हमारा मैटर चेंज होता जाएगा, यहां तक की लाइन सेम चलेगी। कंट्रोल शेल इंक्लूड द राइट टू कंट्रोल द मैनेजमेंट। अच्छा जी, मैनेजमेंट को आप कंट्रोल कर पा रहे हो या उनके पॉलिसी डिसीजंस को अगर आप कंट्रोल कर पाते हो, एक्सरसाइजेबल बाय ए पर्सन और पर्सन एक्टिंग इंडिविजुअली और इन कंसर्ट, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, इंक्लूडिंग बाय वर्च्यू ऑफ शेयर होल्डिंग और सम मैनेजमेंट राइट्स और शेयर होल्डर एग्रीमेंट्स और वोटिंग एग्रीमेंट्स और इन एनी अदर मैनर। और सर इतनी बड़ी डेफिनेशन, सर क्या क्या बात कर दी सर, हमको तो कुछ ही समझ में नहीं आया सर, पल्ले नहीं पड़ा। बच्चों चलिए इसको हम समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये क्या कहना चाह रहे हैं। बच्चों कंट्रोल वर्ड का मतलब इन्होंने क्या बोला, आइए पूरा इसका पोस्टमार्टम करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि डेफिनेशन है क्या। इन्होंने बोला कंट्रोल में इंक्लूड है, पहला पॉइंट तो समझ में आ गया बच्चों, राइट टू अपॉइंट मेजॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स, यहां तक की बात तो हमको समझ में आ गई। दूसरे नंबर पे इन्होंने बोला टू कंट्रोल द मैनेजमेंट और पॉलिसी डिसीजन, एक्सरसाइजेबल बाय ए पर्सन और पर्सन एक्टिंग इंडिविजुअली और इन कंसर्ट वेदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। यहां तक में रुक गया बच्चों, यानी कंट्रोल क्या कहा जाए, अगर किसी कंपनी के मैनेजमेंट पर आपका कंट्रोल है। सर मैनेजमेंट पे कंट्रोल कैसे होगा बच्चों, वही मेजॉरिटी डायरेक्टर्स को अपॉइंट करने का पावर आपके पास में आ रहा है, ठीक है। अगर मान लीजिए उनके जो भी पॉलिसी डिसीजंस हैं उनको आप कंट्रोल कर पा रहे हो, बहुत बढ़िया बात है भाई, ये भी ठीक है, ठीक है। अब 2 बातें यहां पे आ गई, मैनेजमेंट को कंट्रोल कर रहे हो और उनके पॉलिसी डिसीजन पे कंट्रोल। अच्छा, ये कंट्रोल कौन कर रहा है बच्चों, कोई भी पर्सन, अकेला इंसान और पर्सन एक्टिंग इंडिविजुअली और इन कंसर्न या मिलकर के, यानी ये कंट्रोल करने का काम कर रहा है बच्चों कोई पर्सन। अब पर्सन का डेफिनेशन टैक्स की तरह से लॉ में नहीं है बच्चों, ध्यान से सुनिएगा, जैसा टैक्स में डेफिनेशन दे रखा है ना, वैसे लॉ में पर्सन का डेफिनेशन अपने को गिवन नहीं है। तो एक्सरसाइजेबल बाय ए पर्सन और पर्सन जो काम कर रहे हैं इंडिविजुअली और इन कंसर्ट, ठीक है भाई, इंडिविजुअली काम कर रहे हैं, मिलके काम कर रहे हैं, वेदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। सर इनडायरेक्टली कैसे हो सकता है, डायरेक्टली कैसे हो सकता है, सब चीज आपको मैं समझाने वाला हूं बच्चे लोगों, सब चीज अभी बताने वाला हूं। पहले समझो कि कंपनी के मैनेजमेंट और पॉलिसी डिसीजन पे किसी पर्सन का इंडिविजुअली या किसी के साथ मिलकर के डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कंट्रोल है। अब कैसा कंट्रोल है बच्चों, बाय वर्च्यू ऑफ देयर शेयर होल्डिंग, क्लियर बोल दिया, या तो इनके पास शेयर होल्डिंग है जैसा होल्डिंग कंपनी के केस में होता है, या ये कंपनी के मेजॉरिटी शेयर होल्डर है, या इन्फ्लुएंसिव शेयर होल्डर है, या प्रमोटर्स हो सकते हैं, बराबर।
तो या तो अच्छा ये राइट ऐसे कैसे आएगा, यूं मैं कोई कंपनी में चला जाऊं और जाकर के बोलो आज से आपकी पॉलिसी को मैं कंट्रोल करूंगा, वो बोलोगे भाई तुसी कौन किधर से आए हो। तो बट ऑब्वियस है यहाँ पे ये पर्सन के पास में या तो शेयर होल्डिंग है बच्चों या मैनेजमेंट राइट्स है या शेयर होल्डर एग्रीमेंट है। सर मैनेजमेंट राइट कैसे होता है, आपको जैसा मैंने कहा था कि अगर इस कंपनी ने, इस पर्सन ने कंपनी को कोई लोन प्रोवाइड किया, लोन के बदले में इन्होंने मैनेजमेंट राइट्स दिए कि आपके मैनेजमेंट के डिसीजंस हम लोग करेंगे, वो हो सकता है कल को गवर्नमेंट पैसा प्रोवाइड करती है, आपकी हेल्प करती है मनी में और कंडीशन लगा दी है कि आपके मैनेजमेंट में राइट्स हमको दोगे, आ सकते हैं। और बच्चों शेयर होल्डर एग्रीमेंट और वोटिंग एग्रीमेंट। सर शेयर होल्डर और वोटिंग एग्रीमेंट बच्चों वही बात हो गया कि कंपनी के टोटल वोटिंग पावर्स के ऊपर अगर आपका इन्फ्लुएंस है, अगर आपका कंट्रोल है, जिससे आप डिसीजन मेकिंग को इफेक्ट कर सकते हो और भी कोई माइनर कल को डिसाइड किया जाए तब इस पे बात की जाएगी। तो शेयर होल्डर्स का कोई एग्रीमेंट है जहां शेयर होल्डर्स ने कोई ग्रुप बना रखा है, कोई एग्रीमेंट कर रखा है आपस के अंदर बराबर से, या जैसा बच्चों अमालगमेशन के टाइम पे होता है ना, जहां शेयर होल्डर्स एग्रीमेंट बनते हैं आपस में, एक के शेयर दूसरी कंपनी को ट्रांसफर किए जाते हैं, वैसा कुछ ये वोटिंग एग्रीमेंट की है। इन सब के थ्रू अगर कंपनी के मैनेजमेंट या पॉलिसी डिसीजन पर आपका कंट्रोल आता है तो ये कंट्रोल की डेफिनेशन के अंदर बच्चों कवर रहेगा, बराबर से। बहुत सिंपल है सर। डायरेक्टली इनडायरेक्टली बच्चों होल्डिंग का सब्सिडरी याद आया आपको, इनडायरेक्ट कंट्रोल हो गया बराबर, या बेनिफिशियल ओनर और रजिस्टर्ड शेयर होल्डर, बेनिफिशियल वाले ने रजिस्टर्ड के थ्रू कंपनी के ऊपर कंट्रोल कर लिया, तो बच्चों इनडायरेक्टली भी हम लोग कंट्रोल करते हैं। कैसे करते हैं, चलो आपको इजी एग्जांपल यहाँ पे मैं दे देता हूँ। हम लोगों ने सबने पढ़ा हुआ है बहुत बेहतर तरीके से कि ये होल्डिंग कंपनी हो गई, ये इसकी सब्सिडरी बच्चों, ये इसकी एक और सब्सिडरी। तो बट ऑब्वियस है इसका इस कंपनी पर इनडायरेक्ट कंट्रोल कहलाएगा, तब भी कंट्रोल तो कहलाएगा कि इसकी होल्डिंग कंपनी कहलाएगी, है ना। और आगे इन्होंने लिख भी दिया है कि दिस इज एन इंक्लूसिव डेफिनेशन भाई, और ये रिलेवेंट है प्रोविजन रिलेटिंग टू सब्सिडरी एंड होल्डिंग कंपनी, वहां पे भी हम इस कंट्रोल वर्ड को इस्तेमाल करते हैं कि आप लोग को ध्यान में रखना है। तो आप समझें कि कंट्रोल में क्या इंक्लूड है। कंट्रोल में बच्चों मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट करना इंक्लूड है, ठीक है सर। और क्या क्या है भाई, कंपनी के पॉलिसी डिसीजन और मैनेजमेंट पर हमारा कंट्रोल है बराबर से, और टू कंट्रोल द मैनेजमेंट, कंट्रोल के अंदर ही बोला है कि उस पर हमारा नियंत्रण है, जो कॉमन अपना इंग्लिश का वर्ड है बराबर। अच्छा ये कैसे आया भाई, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आ गया हमारे पास में, चाहे इंडिविजुअल आ गया या किसी के साथ मिलकर के आ गया, जॉइंटली भी आ सकता है, आप लोग जानते हो। और ये या तो शेयर होल्डिंग से आएगा, शेयर होल्डर एग्रीमेंट से आएगा, वोटिंग अरेंजमेंट से आ सकता है, या मैनेजमेंट राइट्स हमको जो मिले उसके थ्रू हम ये राइट को ले सकते हैं, चाहे अमालगमेशन वगैरह के अंदर, या कई बार लोन अगर आपने प्रोवाइड किया और आप कंट्रोल रखने का राइट रख रहे हो कि कंट्रोल का एग्रीमेंट आप कर रहे हो, तो ये सारे कंट्रोल के राइट्स आपके पास में आते हैं, बराबर से। समझे आप लोग मेरी बात को अच्छी तरह से। तो ये बच्चे लोगों यहाँ पे कंट्रोल का डेफिनेशन जाने वाला है जो आप लोग को समझना चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, कंट्रोल से आगे बढ़ जाते हैं, कंट्रोल से आगे बढ़ जाते हैं, कंट्रोल से आगे 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 हम लोग बढ़ गए बच्चों। एक छोटी सी डेफिनेशन हमारे पास में है, बढ़िया सी, आइए इसके ऊपर बात करते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अगला इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो आपके लिए मैं ले रहा हूं वो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये डेफिनेशन बच्चों बहुत जगह काम आती है, वैसे मेनली आपका जो सेक्शन नंबर अगेन 129 जो है वो है यही फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तब आप इसका डेफिनेशन पढ़ते हो, क्या क्या है इसके अंदर कवर। सबसे पहले नंबर पे हमने बोला सर बैलेंस शीट कवर है, प्रॉफिट एंड लॉस कवर है, और अगर कंपनी प्रॉफिट एक्टिविटीज नहीं कर रही है तो इनकम और एक्सपेंडिचर कवर है। ओके सर। कैश फ्लो स्टेटमेंट सबको पता है, चेंज इन इक्विटी अगर हो रहा है तो वो भी एक इंक्लूड है। और बच्चों फर्स्ट से 4 पॉइंट के अंदर अगर कोई भी एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट आप लगाना चाह रहे हो, उसका एक्सप्लेनेशन नोट लगाना चाह रहे हो, तो वो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट होगा। तो बैलेंस शीट हो गया, P&L या इनकम और एक्सपेंडिचर, कैश फ्लो स्टेटमेंट बराबर, चेंज इन इक्विटी अगर है तो, और नोट्स टू अकाउंट्स एक्सप्लेनेटरी नोट, ये अपने को ध्यान में रखना है। हालांकि प्रोवाइडेड दैट ओपीसीज के लिए, स्मॉल कंपनीज के लिए, डोरमेंट कंपनीज के लिए बच्चों कैश फ्लो नहीं आएगा मतलब नहीं आएगा मतलब नहीं आएगा, बराबर। आप लोग समझ गए। वैसे इन्होंने एक प्रोविजो दिया है इसका, ये भी आप मेरे साथ में देखो, थोड़ा और मजा आएगा आपको। इसी चीज को लिखा है, जब हम लोग ओपीसी की बात करेंगे, जब हम स्मॉल कंपनी की बात करेंगे, जब हम डोरमेंट कंपनी की बात करेंगे, यहां तक तो ऊपर भी लिखा हुआ था, सेम है। उसके अलावा बच्चों ऐसी प्राइवेट कंपनी जो स्टार्टअप कंपनी है, नया नया स्टार्ट हुआ है, शुरुआत के 5 से 10 साल तक एग्जम्पशन होता है, स्टार्टअप कंपनी अगर है तो वो कैश फ्लो को इंक्लूड नहीं करेगी। ध्यान रखिएगा, लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर क्वेरी हो सकती है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपके जो है उनमें कैश फ्लो कौन कौन सी कंपनीज में बनाना जरूरी नहीं है ना। तो हमने उसमें कहा भैया 1% कंपनी हो सकता है, स्मॉल कंपनी हो सकता है, डोरमेंट कंपनी हो सकता है,
प्राइवेट कंपनी हमारा हो सकता है बच्चों, लेकिन प्राइवेट कंपनी वो जो स्टार्टअप कंपनी आप लोगों को ध्यान में रखना है, बराबर। बहुत सीधा सीधा से हमारे पास में ओएसडीपी बराबर से ओएसडीपी, ठीक है। ओडीसीपी भी आप डीएसपी भी कर सकते हैं, इसको जैसा बनाना चाहें। ओएसडीपी यानी हमारी 1% कंपनी हो गई, हमारी स्मॉल कंपनी हो गई, हमारी डोरमेंट कंपनी। प्राइवेट कंपनी वो जो स्टार्टअप कंपनी से बच्चों आगे हमने मीनिंग दिया है। देखो स्टार्टअप कंपनीज वो कंपनीज होती है बच्चों जो कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड है, लेकिन जिनको रिकॉग्नाइजेशन मिला हुआ है कहां से बच्चों, ये मिला हुआ है इनको मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इसका एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन। वहां से आपके पास में स्टार्टअप का एक सर्टिफिकेट आ रखा है, वहां से आपने अप्रूव करवा रखा है अपने आप को स्टार्टअप कंपनी, वो कंपनीज यहाँ पे कहलाएंगे स्टार्टअप कंपनी। लेकिन 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 देखो मजेदार चीज, अगर प्राइवेट कंपनी को ऐसा एग्जम्पशन चाहिए, अगर प्राइवेट कंपनी को कोई भी एग्जम्पशन यहाँ पे चाहिए तो उनको 2 सेक्शंस में नो डिफॉल्ट प्रॉमिस करना पड़ेगा बच्चों। एक सेक्शन 137 जो आपका फाइलिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करता है, और एक हमारा सेक्शन नंबर 92 जो आपसे बात करता है एनुअल रिटर्न और उसके फाइलिंग की, है ना। इन 2 में अगर आपने कोई फॉल नहीं किया है तभी प्राइवेट कंपनी को एग्जम्पशन मिलेगा कैश फ्लो वाला, अदरवाइज प्राइवेट कंपनी को कैश फ्लो का एग्जम्पशन मिलने वाला नहीं। बराबर से बच्चों, बात समझे आप लोग। तो अच्छा डेफिनेशन है, बहुत आसान भी है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का डेफिनेशन आप लोग को जरूर पढ़ करके जाना चाहिए। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला डेफिनेशन है बच्चों मेरे पास फाइनेंशियल ईयर का। सर फाइनेंशियल ईयर का डेफिनेशन बच्चों बहुत काम आएगा जहां आप एजीएम के ऊपर बात कर रहे होंगे, इवन जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात कर रहे होंगे तब भी आपके लिए बहुत काम आने वाला है। आइए कैसे काम करेगा। फाइनेंशियल ईयर इन रिलेशन टू एनी कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट मीन्स जो पीरियड एंड होगा 31st डे ऑफ मार्च एवरी ईयर को, है ना, एंड वेयर इट हैज इनकॉर्पोरेटेड ऑन और आफ्टर द फर्स्ट डे ऑफ जनवरी। बच्चों 1 जनवरी या उसके बाद जो भी कंपनी बनेगी उसका पीरियड फाइनेंशियल ईयर का माना जाएगा एंडिंग ऑन द 31st डे ऑफ मार्च ऑफ द फॉलोइंग ईयर, अगले साल का 31 मार्च, इन रेस्पेक्ट ऑफ वेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट मेड अप। बहुत प्यारी चीज बोली है बच्चों को, जिसमें अक्सर कई लोग गलती कर जाते हैं और वो गलती आप लोगों को कतई नहीं करनी है, किसी भी कीमत पर नहीं करनी है। सर ये गलती क्या हो सकती है, सर थोड़ा सा बताएं आप इसके ऊपर बच्चों, समझिएगा कि मैं किस तरह की गलती की यहाँ पे बात कर रहा हूं जो नहीं करनी चाहिए। सपोज करिएगा अगर किसी कंपनी का इनकॉर्पोरेशन, बच्चों इनकॉर्पोरेशन किसी कंपनी का मान लेते हैं कि 31st ऑफ दिसंबर को होने जा रहा है। बच्चों 31 दिसंबर 18 को अगर किसी कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हुआ है, बराबर से, पर हमने आपको बोला कि इसका फाइनेंशियल ईयर बताओ क्या होने वाला है, तो बच्चों अगले साल का 31 मार्च, बच्चों मेरी बात को ध्यान से सुनना, यानी कि 31st ऑफ मार्च 19 होने वाला है 18-19 पहला फाइनेंशियल ईयर। बच्चों सर ये तो 3 महीने का ही है, बिल्कुल लेना पड़ेगा क्योंकि हमारा रूल क्या कहता है बच्चों, हम तो रूल के हिसाब से चलते हैं। वेयर क्या बोला है, अगर कोई भी कंपनी इनकॉर्पोरेट ऑन और आफ्टर फर्स्ट डे ऑफ जनवरी, 1 जनवरी या उसके बाद कभी भी, तो पूरा 1 जनवरी से दिसंबर तक में कभी भी अगर हो रहा हो तो पीरियड आपका एंड होगा अगले 31 मार्च को बच्चे लोगों। तो इसका मतलब है 31 मार्च 19 को आपका पहला फाइनेंशियल ईयर जो है वो होने वाला है खत्म। समझे आप लोग मेरी बात को, पहला फाइनेंशियल ईयर आपका तब खत्म होगा, ठीक है। लेकिन अगर बच्चों यही कंपनी मान लीजिए इनकॉर्पोरेट हो जाती 1 अप्रैल 19 को, यानी 1 दिन बाद, सॉरी छोटी सी गलती कर दी मैंने, 1 अप्रैल से भी ले सकता हूं लेकिन मैं जो एग्जांपल लेना चाह रहा हूं उसमें अगला दिन ही लेना चाह रहा हूं। बच्चों 1 जनवरी 19 को अगर आपने कंपनी ओपन की होती तो ये 31 मार्च 19 को खत्म नहीं होता बच्चे लोगों, समझिएगा। अगर आपने 1 जनवरी 19 को किसी कंपनी का इनकॉर्पोरेशन कर दिया है, बराबर, तो पहला फाइनेंशियल ईयर जो उनका खत्म होगा बच्चों, वो कब खत्म होने वाला है आप लोग समझ ही गए होंगे। कब खत्म होगा बच्चे लोगों, वो हमारा खत्म होने वाला है 31 मार्च 20 को, अगला साल। सर लेकिन ये तो 15 मंथ हो जाएगा। अरे अलाउड है भाई, लॉ इसका परमिशन देता है, बराबर, ये 15 मंथ का होगा, बिल्कुल लॉ इसकी परमिशन अपने को देता है, ध्यान रखिएगा। और ये फाइनेंशियल ईयर हमारा कौन सा कहलाएगा बच्चे लोगों, ये फाइनेंशियल ईयर हमारा कहलाएगा 1920, कंपनी का पहला फाइनेंशियल ईयर 1920 जो स्टार्ट हुआ 1 जनवरी से, खत्म हुआ 31 मार्च 20 को, फॉलोइंग ईयर का 31 मार्च।
और उसके बाद से फिर बच्चों अप्रैल से मार्च हमारी जो कहानी है वो चालू रहेगी। ये आप लोग को इधर ध्यान में रखना चाहिए। बराबर से बात समझ में आया आप लोगों को कि क्या करना चाहिए इसके लिए अपने को? तो जब भी अच्छा कोई भी कंपनी, सर अगर ये कंपनी 1 अप्रैल 19 को ही बनी होती बच्चों टेंशन ही नहीं है, अगले साल का 31 मार्च डायरेक्टली हो ही रहा है, ये आप लोग ध्यान रखोगे। प्रोवाइडेड दैट वेयर अ कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट जिसका होल्डिंग कंपनी है विच इज अ होल्डिंग और सब्सिडरी और एसोसिएट ऑफ अ कंपनी इन कॉर्पोरेट आउटसाइड ऑफ इंडिया। बराबर से बच्चों कोई भी कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट जो या तो होल्डिंग है या वो सब्सिडरी है या वो एसोसिएट है, इनमें से कुछ भी है, और वो भी इंडिया के बाहर बनी किसी कंपनी का, यहां का नहीं जी, इंडिया के बाहर बनी किसी कंपनी का, एंड आगे एंड रिक्वायर्ड टू फॉलो अ डिफरेंट फाइनेंशियल ईयर बच्चों फॉर कंसोलिडेशन ऑफ अकाउंट। अब सुनना, अब हो ये रहा है कि प्रोवाइडेड दैट वेयर अ कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट जो विच इज होल्डिंग कंपनी और अ सब्सिडरी और एसोसिएट कंपनी ऑफ अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड ऑफ इंडिया, वो इंडिया के बाहर रजिस्टर्ड है ना, यानी हमारी जो इंडियन कंपनी है वो उस फॉरेन में रजिस्टर्ड किसी कंपनी की या तो होल्डिंग है या सब्सिडरी एसोसिएट है। बराबर, एंड रिक्वायर्ड टू फॉलो अ डिफरेंट फाइनेंशियल ईयर फॉर कंसोलिडेशन ऑफ अकाउंट्स आउटसाइड ऑफ इंडिया। और बच्चों इंडिया के बाहर के अकाउंट्स को अगर हम कंसोलिडेट करना चाह रहे हैं यहाँ पे, तो उसके लिए हमको कोई डिफरेंट फाइनेंशियल ईयर लेना पड़ रहा है ना। भाई हम लोग तो अप्रैल से मार्च लेते हैं, लेकिन वो लोग वहां मान लीजिए जनवरी से दिसंबर लेते हैं, पर हम भी यहाँ पे कुछ अलग फाइनेंशियल लेना चाह रहे हैं ताकि हम प्रॉपर तरीके से कंसोलिडेट कर पाए। तो लॉ कहता है आप कर सकते हैं बच्चों, सेंट्रल गवर्नमेंट का इसके लिए लेना पड़ेगा अप्रूवल। आप सेंट्रल गवर्नमेंट को अप्लाई करिए और सेंट्रल गवर्नमेंट आपको अलाउ कर देगा, भले ही फिर वो हमारा फाइनेंशियल ईयर ये 1 साल वाला अप्रैल से मार्च हो चाहे नहीं हो, सीजी इसके लिए अलाउ कर सकता है। ये आप लोग को ध्यान में रखना चाहिए, पावर हमने किसको दिया है? सेंट्रल गवर्नमेंट को। प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट any application made before the tribunal, बच्चों समझिएगा, any application pending before the tribunal as on date of commencement of companies amendment ordinance 2019 shall be disposed by the tribunal accordance with the provision applicable before such commencement। ठीक है भाई, अगर ये नया ऑर्डिनेंस आने से पहले इससे रिलेटेड कोई मैटर अगर ट्रिब्यूनल में है तो उसको ट्रिब्यूनल बिल्कुल वैसे ही ट्रीट करेगा जैसा इस अमेंडमेंट के आने से पहले था, वही प्रोविजन लगाएगा। प्रोवाइडेड दैट also that a company or body corporate existing on the commencement of the act, ये एक्ट एप्लीकेबल होने से पहले अगर कोई थे तो बच्चों 2 साल का हमने उनको टाइम दिया। ट्रांजैक्शन पीरियड अपन देते हैं ना कि भी 2 साल के अंदर आप हमारे इस सेक्शन के प्रोविजन को फॉलो कर लीजिए। सपोज करो इस प्रोविजन के आने से पहले फाइनेंशियल ईयर चल रहा था बच्चों जनवरी से दिसंबर, तो हमारा जो कैलेंडर ईयर था कंपनी वही फाइनेंशियल ईयर मान रही थी, तो अब उसको 2 साल का टाइम दिया गया कि भी 2 साल में आप सारे अपने एडजस्टमेंट कर दीजिए, क्योंकि 2 साल बाद आपकी कंपनी का पोजीशन ये होना चाहिए कि आप अप्रैल से मार्च ही अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट रखने वाले हो। ठीक है, बराबर। अच्छा, यहाँ पे द टर्म कंपनी इनकॉर्पोरेट आउटसाइड ऑफ इंडिया का मतलब होता है बच्चों फॉरेन कंपनी ऐसी जिस पर बाहर के लॉ एप्लीकेबल हो रहे हैं। बराबर, इनकॉर्पोरेटेड अंडर एनी एप्लीकेबल लॉ फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंपनी आउटसाइड ऑफ इंडिया, ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए। थोड़ा सा एग्जाम्पल देखो, रिलायंस इंडस्ट्रीज बच्चों इनकॉर्पोरेट होती है 1973 में 73 और फॉलो कर रही है फाइनेंशियल ईयर जनवरी से दिसंबर, जैसा मैं आपको कह रहा था। अब हमारा ये एक्ट कमेंस हो गया 2013 वाला, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज को 2 साल का टाइम दिया जाएगा, है ना। रिलायंस इंडस्ट्रीज इज रिक्वायर्ड टू अलाइन फाइनेंशियल ईयर ताकि 31 मार्च को वो खत्म हो विद इन 2 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ सच कमेंसमेंट। 2 साल का टाइम दिया गया आपको कि 2 साल के अंदर ये सिचुएशन आप कर लीजिए कि आपको फिर अप्रैल से मार्च वाला फॉलो करना है। तो मेरे ख्याल से बहुत इजीली आप लोग इसको समझ गए होंगे। बराबर, कोई टेंशन नहीं किसी तरह का, एकदम आसान सी डेफिनेशन है। तो बच्चों आज का हमारा सेशन जो है वो डेफिनेशंस के ऊपर है। 2 लेसन हम लोग 2 लेक्चर्स इसके ऊपर हम लोग लेने वाले हैं, जहां मैं आप लोगों को करवाने वाला हूं डेफिनेशंस। बराबर, जो एग्जाम के हिसाब से सुपर इंपॉर्टेंट अपने को दिख रही है। अगला डेफिनेशन है बच्चों फ्री रिजर्व। सर इसमें क्या है, आइए देखते हैं। फ्री रिजर्व का मतलब हो गया सच रिजर्व विच एज पर द लेटेस्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी आर अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एज डिविडेंड। बच्चों फ्री रिजर्व उसी को कहा जाता है जो अवेलेबल है, फ्री है फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड, उसे हम बच्चे लोगों को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फ्री रिजर्व। प्रोवाइडेड दैट, क्या प्रोविजन है देखो, एनी अमाउंट, इसमें क्या क्या इंक्लूड है, एनी अमाउंट जिसमें अनरियलाइज गेन की बात हो रही है, ऐसा गेन जो अभी तक रिलीज नहीं हुआ। नॉशनल गेन बच्चों आप लोग जानते हो, अकाउंट्स या कॉस्टिंग इधर पढ़ के आए हो, एस्टिमेटेड प्रॉफिट जो आप लोग कैलकुलेट करते हैं। कई बार अगर कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है
और उसको पूरा होने में कुछ साल लगने वाले हैं, तो उसका प्रॉफिट हम तब जनरेट करेंगे, उसकी जगह पे एस्टिमेटेड हम अभी यूज में लेते हैं, अभी उसको कैलकुलेट करते हैं, या एसेट्स के रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स से अगर कोई भी प्रॉफिट बच्चों हो रहा है, कोई भी अमाउंट अगर है, वेरेवर शोन एज अ रिजर्व और अदरवाइज। ठीक है, आगे पढ़ते हैं कि इसके लिए बोला क्या है इन्होंने, शैल नॉट बी ट्रीटेड एज रिजर्व। हाँ, ये पैराग्राफ बाद में पढ़ूंगा, लेकिन पहले आप इसको समझ लो कि जब हम लोग फ्री रिजर्व की बात करते हैं बच्चों, तो अनरियलाइज्ड गेन, नॉशनल गेन, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स बराबर, ये सारी चीजें फ्री रिजर्व का पार्ट कभी भी नहीं होंगी, ये चीज आपको याद रख लेनी है। अगले पॉइंट पे आता हूं, एनी चेंज इन कैरिंग अमाउंट ऑफ एन एसेट और ए लायबिलिटी रिकॉग्नाइज्ड इन द इक्विटी including surplus of profit and loss account on measurement of the assets or liability at a fair value। यानी बच्चों, अगर एसेट्स या लाइबिलिटी, एनी चेंज इन कैरिंग अमाउंट ऑफ एन एसेट और अ लाइबिलिटी रिकॉग्नाइज इन इक्विटी, जो आप इक्विटी के अंदर कन्वर्ट करते हैं ना, या जो इक्विटी की तरह से रिकॉग्नाइज करते हैं, बराबर से इंक्लूडिंग जो आपके पीएनएल का सरप्लस भी अगर जा रहा है, उसको भी आपको फ्री रिजर्व के अंदर इंक्लूड नहीं करना है, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप रिवोल्यूशन ऑफ एसेट्स के लिए करते हैं, बराबर से। तो बच्चों, जैसे रिवोल्यूशन ऑफ एसेट्स के लिए आप लोग करते हैं, जो रिवोल्यूशन ऑफ एसेट है वो कभी भी फ्री रिजर्व का पार्ट नहीं होगा, तो सेम ऐसे ही अगर आपने एसेट्स का वैल्यू के अंदर चेंजेस डाले हैं, एसेट्स लायबिलिटीज की वैल्यू के अंदर कोई चेंजेस डाले हैं, और उस चेंजेस की वजह से बच्चों जो भी प्रॉफिट या लॉस हो रहे हैं वो भी रेवेन्यू का पार्ट नहीं होंगे, है ना। कई बार आपने एसेट्स या लायबिलिटीज को रिवैल्यूट किया, उसमें कुछ चेंजेस किए, तो उसकी वजह से जो भी गेन या लॉस क्रिएट हो रहा है वो भी फ्री रिजर्व का पार्ट होने वाला नहीं है। मतलब मेनली तो प्रॉफिट की बात कर रहे हैं, बट ये अपने को ध्यान में रखना है, बराबर से। तो मेरे ख्याल से बच्चे लोगों, इस डेफिनेशन में भी अपने को किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। सिंपल सा हमारा डेफिनेशन है बच्चों, फ्री रिजर्व का, जो आप लोग ध्यान में रखने वाले हैं। चलिए अगले डेफिनेशन की तरफ बढ़ता हूं बच्चों। अगला डेफिनेशन हमारा काम करता है गवर्नमेंट कंपनीज का। सर अब ये डेफिनेशन क्या है, आइए चेक करते हैं। गवर्नमेंट कंपनी का डेफिनेशन कहता है बच्चों, एनी कंपनी इन विच नॉट लेस देन 51% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल हेल्ड बाय। अब एक खतरनाक चीज है सर, पेड अप कैपिटल, अभी बता रहा हूं इसके ऊपर, जैसा होल्डिंग सब्सिडियरी में किया। अभी फिलहाल आप डेफिनेशन पढ़ो, एटलीस्ट 50% पार्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में है, या फिर वो पार्ट बच्चों स्टेट गवर्नमेंट के पास में है, या गवर्नमेंट्स के पास में है, और पार्टली बाय सेंट्रल या पार्टली बाय स्टेट, मतलब कैसा भी कॉम्बिनेशन। अकेले सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में हो बच्चों, वो हो सकता है ना, हो सकता है अकेले सीजी के पास में हो, अकेले एसजी के पास में हो सकता है सीजी और एसजी का कोई कॉम्बिनेशन हो सकता है स्टेट और स्टेट का कोई भी कॉम्बिनेशन हो, चलेगा। पार्टली बाय वन और मोर स्टेट गवर्नमेंट, वो हमारी गवर्नमेंट कंपनी कहलाएगी। और इसमें गवर्नमेंट कंपनी की सब्सिडरी भी इंक्लूड होगी बच्चों, यानी गवर्नमेंट कंपनी की सब्सिडरी कंपनी भी गवर्नमेंट कंपनी कहलाती है। एक्सप्लेनेशन बहुत तगड़ा है। नाउ टाइम बच्चों, पेड अप शेयर कैपिटल की जगह पे आपको अब वर्ड यूज करना है टोटल वोटिंग पावर। इट मींस एटलीस्ट 51% ऑफ टोटल वोटिंग पावर अगर गवर्नमेंट के पास में है, तभी वो कंपनी कहलाएगी गवर्नमेंट कंपनी। वेयर शेयर्स विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट हैव बीन इशूड, लेकिन ये भी कब, अगर डिफरेंशियल वोटिंग राइट कंपनी ने इश्यू कर रखे हैं। इसके लिए आप सबको डीबीआर के बारे में पता होना चाहिए, बराबर। एक और क्लास में हम लोग जब शेयर कैपिटल पढ़ेंगे तब मैं डीबीआर को उसमें इंक्लूड करूंगा, या जब हम लोग टोटल वोटिंग राइट वाला सेक्शन पढ़ेंगे बच्चों, तब हम डीबीआर को उसमें कवर करने वाले हैं। समझ गए आप लोग मेरी बात को, बराबर से। तो नाउ टाइम अगर कंपनी ने डीबीआर इश्यू कर रखे हैं, तो आपको यहाँ पे कैपिटल की जगह पे टोटल वोटिंग राइट वर्ड यूज करना है, अदरवाइज कैपिटल ही रहेगा। बहुत काम का एक्सप्लेनेशन है, सब लोग सुन लो भाई। कई लोगों को नहीं पता होगा, तो यहाँ से इसको पता रखिए। तो आप लोग जानते हो, क्वेश्चन में खाली ये सिचुएशन देंगे कि भाई इस कंपनी ने डीबीआर इशू कर रखे हैं, तो फिर आपको कैपिटल की जगह पे टोटल वोटिंग राइट्स को कंसीडर करना है, ठीक है। एग्जाम्पल बहुत इजी है बच्चों, एक्स इंडस्ट्रीज है जिसका 25% ले रखा है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, ओके। 25% सीजी के पास है, 10% है बच्चों महाराष्ट्र के पास, 25 + 10 35 हो गया। 35 के बाद 15% जो है वो हेल्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। अरे सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर ले लिया था ना, फिर इससे कहां से ले लिया, अच्छा मिक्स में लिया है। 15% सीजी और राजस्थान गवर्नमेंट ने मिक्स में लिया है बच्चों। तो 35 और 15 अगर करें तो कितना होता है, 50% होता है। 35 और 5 40 और 10 50% हो रहा है बच्चों। Here X Industries is not a government company। सर 50 हो गया ना बच्चों, एटलीस्ट 51% अपने को चाहिए था। नो कंप्लायंस ऑफ मिनिमम 51%, ये एग्जैक्ट 50% ही हो रहा है, तो ये कंपनी गवर्नमेंट कंपनी का डेफिनेशन में नहीं आएगा, ये आपको ध्यान में रखना है।
बराबर से। चलिए जी, होल्डिंग सब्सिडियरी का डेफिनेशन आप लोग मेनली पढ़ते ही हैं। कहाँ पढ़ते हैं आप लोग? जब टाइप्स ऑफ कंपनीज पढ़ते हैं तो उसके अंदर मेनली आप लोग पढ़ते हैं। तो मैंने अगला इंपॉर्टेंट डेफिनेशन दिया है बच्चों केएमपी का। ये कई सारी जगह पे देखने में आता है हमारे लिए वर्ड की मैनेजेबल पर्सन, की मैनेजेबल पर्सन, की मैनेजेबल पर्सन। तो आइए देख लेते हैं भैया केएमपी होता कौन है। इन रिलेशन टू अ कंपनी मीन्स, नंबर 1 पे आया बच्चों द सीईओ और द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। क्या बात है, और द मैनेजर। समझिएगा 3 कैटेगरीज यहाँ पे आ गई बच्चों। सबसे पहले नंबर पे तो सीईओ या कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर या फिर मैनेजर। एक मजेदार बात बताऊं आपको, किसी भी कंपनी में एमडी और मैनेजर दोनों साथ में अलाउड नहीं है, या तो एमडी होगा या मैनेजर होगा। अच्छा, ये जो मैनेजर वर्ड है बच्चों, ये कोई सेल्स मैनेजर, परचेज मैनेजर, ब्रांच मैनेजर नहीं है, ये मैनेजरल पर्सन वाला मैनेजर है। आप खुद ही सोच लो ना, इसका नाम सी और एमडी की कैटेगरी में लिखा जा रहा है। तो कई सारी कंपनी में एमडी या सीईओ का पोस्ट नहीं होकर के मैनेजर का पोस्ट होता है, तो वो उसी लेवल का बंदा माना जाएगा, वो कहलाता है केएमपी। दूसरे नंबर पे बच्चों कंपनी सेक्रेटरी आ गया, ये भी केएमपी माना जाएगा, है ना। तीसरे नंबर पे होल टाइम डायरेक्टर को भी हम लोग केएमपी मानेंगे। जो होल टाइम डायरेक्टर है कंपनी का, इंडिपेंडेंट नहीं होकर के जो होल टाइम है। उसके बाद बच्चों सीईओ जो भी है, बराबर। सर होल टाइम डायरेक्टर कौन होता है, अपन देखें क्या इन्होंने यहाँ पे होल टाइम डायरेक्टर का डेफिनेशन भी हमको देके रखा है क्या? डब्ल्यू है मतलब बहुत पीछे 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 जाने वाला है। आओ चेक कर लेते हैं ना। तो आपका ये भी मैं दूर कर दूं कि भाई होल टाइम डायरेक्टर का डेफिनेशन भी है कि नहीं हमारे पास में। हाँ जी, है क्या कहीं पे? नहीं है बच्चों। तो जो डेफिनेशन आपके यहाँ पे पार्ट में दे रखी है उसमें होल टाइम डायरेक्टर का डेफिनेशन नहीं है। मैंने कहा हो तो भाई पढ़ा दूं आपको साथ में। तो फिलहाल के लिए आप समझ सकते हैं ऐसा पर्सन जो होल टाइम एम्प्लॉयमेंट में कंपनी के पास में है, वो पर्सन की बात हो रही है डायरेक्टर पोस्ट के ऊपर। प्लस बात में बच्चों सीएफओ हमारा चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, ठीक है, ये तो है ही है। यानी पहले नंबर पे कौन आया? सीईओ, मैनेजिंग डायरेक्टर, मैनेजर। फिर आया बच्चों अपना सीएस, फिर आया होल टाइम डायरेक्टर, फिर आया सीएफओ, फिर लिखा है बच्चों सच अदर ऑफिसर नॉट मोर देन 1 लेवल बिलो द डायरेक्टर हु इज इन होल टाइम डायरेक्टर। मतलब ये जो होल टाइम डायरेक्टर है, इसके बिल्कुल एक स्टेप नीचे का अगर कोई भी ऑफिसर है बच्चों, है ना, डेजिग्नेटेड एज केएमपी, लेकिन उसको पावर केएमपी वाले दे रखे हैं ना बच्चों। कई बार होता है ना कि वो बंदा केएमपी तो नहीं है, केएमपी से एक लेवल नीचे का बंदा है, 1 स्टेप 1 लेवल बिलो द डायरेक्टर, बराबर। बस क्लियर बोला है, नॉट मोर देन सच अदर ऑफिसर नॉट मोर देन 1 लेवल बिलो द डायरेक्टर्स। कौन से? हु इज इन होल टाइम एम्प्लॉयमेंट, मतलब होल टाइम डायरेक्टर, इसके बाद का एक लेवल, ठीक है। लेकिन जिनको हमने केएमपी के पावर्स देके रखे हुए हैं कि हाँ भाई आपको भी हम केएमपी जैसे पावर्स दे रहे हैं काम करने के लिए, तो वो भी बच्चों इस डेफिनेशन के अंदर कवर होंगे। एंड सच अदर ऑफिसर एज बी प्रिस्क्राइब। बहुत सिंपल सी बात है। तो अगर मैं किसी कंपनी का होल टाइम डायरेक्टर हूं, लेकिन मेरे पास और भी मतलब बिजी में ज्यादा रहता हूं, तो कई बार उन्होंने क्या किया कि एक मेरे लेवल के नीचे लेवल पे एक पर्सन को कंपनी ने अपॉइंट किया और उसको केएमपी जैसे पावर उन्होंने दे दिए ताकि मेरा काम थोड़ा इजी हो सके। तो बच्चों वो भी केएमपी की कैटेगरी के अंदर माना जाएगा। और अदर ऑफिसर अभी तक प्रिस्क्राइब किया नहीं है, तो इसलिए अपन लोगों ने नहीं पढ़ा। बहुत सिंपल है बच्चों। अक्सर आप लोग ये छोटी सी डेफिनेशन भी पढ़ते हो, सर लिस्टेड कंपनी क्या होती है? सर लिस्टेड कंपनी तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, लिस्टेड कंपनी का मतलब अ कंपनी विच हैज एनी ऑफ इट्स सिक्योरिटी लिस्टेड ऑन एनी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। ऐसी कंपनी जिसकी कोई भी सिक्योरिटीज किसी भी स्टॉक एक्सचेंज के अंदर रिकॉग्नाइज वाले में लिस्टेड है, मतलब वहां उनका परचेज सेल होता है, तो दैट कंपनी कॉल सिंपली लिस्टेड कंपनी। अब ये देखिए ऊपर जो वर्ड आए थे ना, मैनेजिंग डायरेक्टर, एमडी, उसका आपको यहाँ डेफिनेशन भी देके रखा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इंटरमीडिएट लेवल पर इतना ज्यादा इनका डेफिनेशन काम का है, बराबर। इंटरमीडिएट लेवल पर इतना काम का नहीं है। मेंबर का डेफिनेशन बच्चों ये अलग से आप सेक्शन पढ़ते हैं, मेमोरेंडम आप लोग पढ़ते हैं, तो यहाँ मेरे लिए कोई खास ऐसा पॉइंट बड़ा नहीं है इस पर बात करने की रिक्वायरमेंट हो। हाँ, एक डेफिनेशन बच्चों आज के लिए मैं और आप लोगों के लिए लेना चाह रहा हूं, आज की खास क्लास के लिए, ऑफिसर हु इज इन डिफॉल्ट। कई सारे सेक्शन में आप लोग इस वर्ड को पढ़ते हो, बहुत बार पढ़ते हो कि भाई पनिशमेंट किसको मिलेगा? एनी ऑफिसर हु इज इन डिफॉल्ट। ये वर्ड आपको कितनी बार देखने को मिलता है। तो सर ये है क्या? फॉर द पर्पज ऑफ एनी प्रोविजन इन दिस एक्ट which enact that an officer of company who is in default, उसको हम लाइबल करते हैं बच्चों किसी पेनल्टी के लिए या किसी पनिशमेंट के लिए, जो इम्प्रिजनमेंट हो सकता है या फाइन हो सकता है। तो बहुत सारे सेक्शंस में आप लोग ये वर्ड लिखा हुआ देखते हो, ऑफिसर हु इज इन डिफॉल्ट शैल बी पनिशेबल विद 2 year imprisonment और या एंड फाइन।
पढ़ते हो। तो सवाल है कि ऑफिसर हु इज इन डिफॉल्ट होता कौन है बच्चों? सबसे पहले नंबर पे नाम आया होल टाइम डायरेक्टर हो सकता है। कौन कौन होता है होल टाइम डायरेक्टर? दूसरे नंबर पे हमारा केएमपी, जिसका डेफिनेशन अभी अपन ने पढ़ा। तीसरा नंबर चेक करो बच्चों, अगर किसी कंपनी में केएमपी नहीं है, केएमपी है ही नहीं, तो सच डायरेक्टर और डायरेक्टर जिनको बोर्ड ने स्पेसिफाई करके रखा है एंड हु हैज और हैव गिवन हिज और देयर कंसेंट इन राइटिंग टू द बोर्ड ऑफ सच स्पेसिफिकेशन। बच्चों सुनना, जैसे आपने पढ़ा था 129 में फाइनेंशियल स्टेटमेंट या 128 में बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर करने का जिम्मेवारी किसका होगा? तो वहां लिखा हुआ था कि एनी पर्सन जिसको बोर्ड ने पावर डेलीगेट किया हो और जिन्होंने अपना कंसेंट भी दिया है, जिन्होंने अपना रिटर्न कंसेंट बोर्ड को दिया कि यस वी आर रेडी टू डू दिस वर्क, बराबर से। और अगर ऐसे लोग नहीं है और ऐसा अगर कोई बंदा डायरेक्टर नहीं है तो ऑल ऑफ द डायरेक्टर बच्चों अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल कंपनी के अंदर हमको किसी तरह की कोई ड्यूटी पूरी करनी है, मान लीजिए मैं उस कंपनी का एमडी हूं, ठीक है, लेकिन यहां पे या केएमडी हो, एमडी उसमें कवर है, और मैंने क्या किया बच्चों कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की कंसेंट से ये पावर किसी एक डायरेक्टर मिस्टर ए को मैंने डेलीगेट कर दिया, और मिस्टर ए ने अपना कंसेंट भी दिया कि मैं ये काम करने के लिए रेडी हूं। तो ऐसे केस में बच्चों अब ये बंदा ही रिस्पॉन्सिबल होने वाला है, और अगर ऐसा कोई बंदा स्पेसिफाई नहीं है तो फिर सारे के सारे डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबल होने वाले हैं। ये अपने को ध्यान में रखना है अगर केएमपी नहीं है तो। अदरवाइज मैंने आपको शुरुआत में कह दिया होल टाइम डायरेक्टर एंड केएमपी। अच्छा, होल टाइम डायरेक्टर तो डायरेक्टर्स में इंक्लूड ही है, केएमपी अगर नहीं है बच्चों तो वो डायरेक्टर जिसको आपने ये कोई पर्टिकुलर सेक्शन की लाइब्रेरी के लिए ऑथोराइज किया था, और नहीं तो सारे डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबल होने वाले हैं। और इसी डेफिनेशन है, अगला पॉइंट देखो, एनी पर्सन हु अंडर इमीडिएट ऑथोरिटी, बच्चों समझना, एनी पर्सन हु अंडर द इमीडिएट ऑथोरिटी ऑफ द बोर्ड, ऐसा पर्सन अंडर द इमीडिएट ऑथोरिटी ऑफ द बोर्ड जिसको बोर्ड ने वैसे ही जैसा ऊपर पढ़ा था इमीडिएटली पावर दी है या केएमपी ने पावर दी, और एनी केएमपी इज चार्ज विद एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। बच्चे लोगों समझ जाओ, ऊपर तो अपन ने पढ़ा था कि अगर कंपनी में केएमपी हो ही नहीं तो आपको ये चीज फॉलो करनी है। यहाँ पे केएमपी तो है, लेकिन बीओडीज ने और केएमपी ने उस किसी पर्सन को हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, किस चीज की? इंक्लूडिंग मेंटेनेंस, फाइलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स। याद आया 128, 129, उसको बोला है भाई हमने उसको अथॉरिटी दे दिया है। authorizes actively participate in knowingly permit or knowingly fails to take active step to prevent any default। और बच्चों ऐसा बंदा एक्टिवली जानबूझ करके या एक्टिवली या नोइंगली किसी तरह का उसने परमिट किया या ये सारे मेंटेन करने में वो फेल हो गया या डिफॉल्ट को ठीक करने के अंदर वो एक्टिव स्टेप नहीं ले पाया बच्चों, तो वो रिस्पॉन्सिबल रहने वाला है। तो मेरी बात को समझना, एनी पर्सन हु अंडर द इमीडिएट ऑथोरिटी ऑफ द बोर्ड, कि भी बोर्ड ने या केएमपी ने उसको पावर दे के रखे हैं कि भी बुक्स का मेंटेनेंस, फाइलिंग वाइलिंग तुम करोगे, है ना, और उसने किसी डिफॉल्ट को रोकने के लिए स्टेप ही नहीं लिए, है ना, या किसी डिफॉल्ट को उसने परमिट किया, ऑथोराइज किया, तो फिर ऐसा बंदा जो भी लॉसेस है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहा। इस बंदे को हम पेनल्टी के लिए, फाइन के लिए रिस्पॉन्सिबल मानेंगे, अपने को ध्यान रखना है। तो कई लोग पूछते सर थर्ड और फोर्थ में डिफरेंस क्या है? बच्चे वहां पे केएमपी था ही नहीं, यहाँ केएमपी है लेकिन पावर को उसने डेलीगेट कर दिया है। आगे बढ़ते हैं, एनी पर्सन, ये प्रमोटर वाली डेफिनेशन में बच्चों ये लाइन दो, एनी पर्सन जिसकी अकॉर्डेंस विद हुज अकॉर्डेंस, इन अकॉर्डेंस विद हुज एडवाइस, जिसकी एडवाइस से, जिसके डायरेक्शन से, जिसके इंस्ट्रक्शन से द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी इज एक्स्ट्रक्ट टू एक्ट, मतलब जिसके डायरेक्शन पे बीओडीज काम करते हैं। एक ट्रेंड आ चुका है, कस्टम पड़ चुका है कि उसके डायरेक्टर के ऊपर बोर्ड काम करता है, वो बंदा भी बच्चों यहाँ लायबल हो सकता है, जैसे प्रोस्पेक्टस वगैरह प्रिंट होता है ना। तो आज मान लीजिए कंपनी है जीबी लिमिटेड, मैं उसमें मान लो किसी पोस्ट पर नहीं हूँ, लेकिन चूंकि मैं उस कंपनी का प्रमोटर रहा हूँ और मैं उस कंपनी को एडवाइस करता हूँ, डायरेक्शन करता हूँ, इंस्ट्रक्शन देता हूँ और वो उसको फॉलो करते हैं, तो यहाँ पे मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी भी बनेगी। लेकिन अदर देन ए पर्सन हु गिव एडवाइस टू द बोर्ड इन द प्रोफेशनल कैपेसिटी, बच्चों ये आप लोग डेफिनेशन प्रमोटर में पढ़ चुके हैं, सेम लाइन पढ़ चुके हैं। अगर मैंने मान लीजिए एक कंपनी है एक्स लिमिटेड, जिससे मेरा कोई लेना देना नहीं है भाई, मैं कोई शेयर होल्डर डायरेक्टर नहीं हूं, लेकिन मैं इस कंपनी का लीगल एडवाइजर हूं, एडवोकेट हूं, और एडवोकेट होने के नाते ये मेरी कई सारी एडवाइस को मानते हैं,
तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं यहाँ पे लायबल हो जाऊंगा भाई, ये उसके बदले मुझे फीस दे रहे हैं, मैं सिर्फ काम अपनी प्रोफेशनल कैपेसिटी में कर रहा हूँ, अपने को ध्यान में रखना है। बराबर। अगले 2 पॉइंट देखते हैं, एक एग्जाम्पल देखेंगे, आजकल इतना करेंगे बच्चे लोगों। एवरी डायरेक्टर इन रिस्पेक्ट ऑफ कंट्रीवेंशन ऑफ एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ द एक्ट। सर यहाँ तो सारे को लायबल कर दिया, हाँ जी, लेकिन कब सुनना, गलती किसी की भी रही हो, लेकिन हर वो डायरेक्टर अगर पता लगता है कि आपने कंपनीज एक्ट के प्रोविजन को तोड़ा, कॉन्ट्रवेंट किया, और ये बंदा उसके बारे में पता था इसको, हु इज अवेयर ऑफ कॉन्ट्रवेंशन बाय वर्च्यू ऑफ रिसिप्ट बाय हिम ऑफ एनी प्रोसीडिंग ऑफ द बोर्ड, इसको बोर्ड की प्रोसीडिंग के बारे में पता था, या इसने खुद ने प्रोसीडिंग में पार्ट लिया विदाउट ऑब्जेक्टिंग द सेम, और इसने विरोध भी नहीं किया, ऑब्जेक्ट भी नहीं किया कि भाई ये चीज गलत है, और ऐसा अचानक, या फिर ऐसा कॉन्ट्रवेंशन बच्चों उसकी कंसेंट से या उसकी मर्जी से हुआ है। भाई देखो, एक तो आपकी परमिशन से हुआ और एक आपकी परमिशन से तो नहीं हुआ, लेकिन आपको पता था फिर भी आप चुप रहे, दोनों चीजें गलत है। आप खुद मिले हुए थे या पता लगने के बाद भी आप चुप अगर रहते हैं बच्चों, तो हम मानेंगे कि आपका कंसेंट उसके अंदर इंक्लूड था और ये बंदा भी रेस्पॉन्सिबल होने वाला है। ठीक है। आखिरी पॉइंट, अगर बच्चों इश्यू ऑफ या ट्रांसफर ऑफ शेयर्स की बात हो रही है, तो कंपनी के ये जो ऑफिसर हैं, इनके अलावा जो ट्रांसफर एजेंट हमारा है, जो रजिस्ट्रार ऑफ ट्रांसफर है, या रजिस्ट्रार का मतलब आरओसी से नहीं है, रजिस्ट्रार ऑफ ट्रांसफर, प्रोस्पेक्टस वाला चैप्टर चेक करना, या जो भी मर्चेंट बैंकर्स वगैरह रहेंगे बच्चों, प्रोस्पेक्टस का चैप्टर आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, सेक्शन 26 चेक करना, हम लोग भी पढ़ेंगे उसको आगे रिवीजन क्लासेस में। तो ये लोग भी यहाँ पे रेस्पॉन्सिबल होने वाले हैं। खाली शेयर इशू के अंदर कंपनी के अलावा भी हम कुछ लोगों को रेस्पॉन्सिबल कर रहे हैं, उसमें ये लोग कवर है, अपने को ध्यान रखना है। छोटा सा एक एग्जाम्पल देख लो। In a company, a default was committed with respect of the allotment of share by the officer। बच्चों allotment में, अब इस कंपनी में आपको बोल दिया ना तो कोई एमडी है, ना होल टाइम डायरेक्टर है, ना मैनेजर है, ना सेक्रेटरी है। A person charged by the board with the responsibility to comply with provision of the act। ये भी नहीं है बच्चों, ये भी नहीं है, मतलब कंपनी में कोई केएमपी नहीं, कोई होल टाइम डायरेक्टर नहीं, मैनेजर नहीं, सेक्रेटरी नहीं, कोई पर्सन जिसको हमने ऑथोराइज किया वो भी नहीं, नहीं यहाँ पे कहीं पे नीदर एनी डायरेक्टर या डायरेक्टर स्पेसिफाई बाय द बोर्ड, जिसको आपने राइट दिया वो भी नहीं है। तो आप सब जानते हो जब कोई भी नहीं है तो ऑल दी डायरेक्टर्स आर रेस्पॉन्सिबल। बच्चों अभी अभी अपन ने पढ़ा था, ऐसे में ये वाला पॉइंट लग जाएगा बच्चों, ये पढ़ा कि अगर कुछ भी नहीं है, ऐसा कोई बंदा है ही नहीं और केएमपी भी नहीं है, तो ऑल दी डायरेक्टर, इफ नो डायरेक्टर सो स्पेसिफाइड, अगर कोई पर्टिकुलर डायरेक्टर स्पेसिफाइड नहीं है तो फिर सारे के सारे डायरेक्टर का रिस्पॉन्सिबिलिटी बनने वाला है, ये आप लोग ध्यान में रखने वाले हैं। बराबर से। तो बच्चों ये हमारा डेफिनेशन का एक पार्ट आज आप लोगों के साथ में मैंने शेयर किया है। बराबर से। जल्दी ही आपके साथ में मैं शेयर करूंगा दूसरा पार्ट जो बहुत खास होने वाला है, जिसमें कई सारी डेफिनेशन, जैसे रिलेटिव का डेफिनेशन है, रिलेटेड पार्टी का डेफिनेशन है, टोटल वोटिंग पावर का डेफिनेशन है, वो हम लोग सब डिस्कस करने वाले हैं। बराबर से। तो बिल्कुल आप मेरे साथ बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा। सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि यहाँ लगातार डेली अब आपके लिए आने वाली है रिवीजन की बहुत सारी क्लासेस, और कई सारी क्लासेस रिकॉर्डेड होंगी, कई सारी लाइव भी आपके साथ में आऊंगा। तो बस बने रहिएगा बच्चों, फिर मुलाकात होती है, बस पढ़ते रहिए, जुड़े रहिए। बाय, टाटा, टेक केयर, शब्बा खैर।